परपेंडिकुलर प्लेन्स में लाई करने का मतलब क्या है कि हम ना इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक तो कॉइल ये हो गई, और एक कॉइल ये हो गई, एक कॉइल ये हो गई और एक कॉइल ये हो गई। ये वाली जो कॉइल है इसका सेंटर और ये वाली जो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई कॉइल है इसका सेंटर दोनों का कॉमन सेंटर है। तो दोनों के दोनों जो कॉइल्स हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन्स में हो गए। एक कॉइल तो इस वाले प्लेन में हो गई और एक कॉइल इस तरीके से इस वाले प्लेन में हो गई। तो दो कॉइल्स हमारे पास इस तरह से हो गई। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है कि दोनों का ही जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, दोनों का रेडियस कैपिटल आर दे रखा है। तो एक कॉइल को इन्होंने पी बोला, टू आइडेंटिकल कॉइल्स पी एंड क्यू। एक कॉइल पी है, ये वाली कॉइल पी है और ये वाली कॉइल क्यू है। और रेडियस आर lying in perpendicular planes such that they have a common center. Find the magnitude and direction of the magnetic field at the common center of the two coils if they carry currents equal to I and root 3I respectively. If they carry currents equal to I and root 3I respectively. ठीक है, तो ये ना आप फिगर बना लीजिए। फिगर इस क्वेश्चन में दे रखी है और मैंने जो नोट्स है, नोट्स में मैंने फिगर नहीं दे रखी है। ठीक है, तो आप फिगर बना लीजिए। फिगर इस क्वेश्चन में दे रखी है, ये पी है और इसमें जो करंट है, करंट का डायरेक्शन ऐसे दे रखा है और ये करंट क्या हो गया, आई हो गया। और इसमें जो करंट है, करंट का डायरेक्शन ऐसे दे रखा है, ऐसे। और ये जो करंट है ये हो गया रूट 3I। इसका जो रेडियस है वो भी आर है और इसका जो रेडियस है वो भी आर है। हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका आर दोनों इक्वल। ठीक है, तो ये इन्होंने दे रखा है। अब वो कह रहे हैं कि आपको रिजल्टेंट निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर। तो सेंटर पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो आप ये देखिए, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता क्या है, उसका फॉर्मूला होता है μ0I/2R। सेंटर पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। और अगर n टर्न्स हैं तो वो क्या हो जाता है μ0NI/2R। तो हम ये कहेंगे, ज़रा इसके बारे में देखें, ये कॉइल पी के बारे में सोचें ज़रा। देखना कॉइल पी में जो ये इस तरीके से पड़ी हुई है कॉइल पी, तो कॉइल पी में जो करंट है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ये करंट का ऐसे लूप कर रहा है, ऐसे आया मतलब ये ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। तो करंट इस तरीके से जा रहा है, तो थंब का जो इंडिकेशन है वो ऊपर की तरफ होगा, इंडिकेशन ऊपर की तरफ, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया था कि अगर करंट एक सीधी लाइन में जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप बनाता है, और अगर करंट जो है वो लूप बना रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सीधी लाइन में जाता है। तो यहाँ पर करंट इस तरह से लूप बना रहा है, ऐसे आ रहा है आई और ऐसे पीछे से लूप में जा रहा है। तो इसका राइट हैंड यूज़ करेंगे तो ऐसे लूप बनेगा, तो जो थंब है वो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस पी लूप, पी पी, ये ऊपर की तरफ होगी, पी फैक्टर बोल दिया मैंने इसको, समझ गए। ठीक है, मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास ये वायर है, इस वायर में ऐसे करंट जा रहा है, अगर ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लूप बनाता है। अगर उल्टा काम है कि अगर मान लीजिए करंट लूप बना रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी लाइन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लूप बना रहा है तो करंट सीधी लाइन में, करंट लूप बना रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी लाइन में, ऐसा होता है। तो ये करंट क्योंकि लूप बना रहा है, करंट ऐसे सर्कुलरली चक्कर काट रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी लाइन में। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, क्यू वाले लूप की बात करते हैं। तो क्यू वाले लूप में करंट है रूट 3I, तो ये करंट ऐसे आ रहा है, ये पीछे से गया और आगे से ऐसे आ रहा है, मतलब ये लूप इस तरीके से पड़ा हुआ है। सर्कल जो है वो ऐसे ना रखा होकर सर्कल ऐसे रखा हुआ है, तो इसमें पीछे से करंट क्यों आ रहा है और आगे से ऐसे आ रहा है। तो आप ये देखिए, पीछे से करंट ऐसे आ रहा है और आगे से घूम के ही मार रहा है, यानी कि हम तो इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, राइट हैंड यूज़ करेंगे। ठीक है, पीछे से आया और आगे से ऐसे मुड़ गया। तो हमने ये कहा कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से, ये वाला जो लूप है, ये वाला लूप है क्यू, तो क्यू की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज पी क्यू। ये जो है ये पी क्यू हो गया,
ठीक है, बी क्यू उधर हो गया और बी पी इधर हो गया। अब क्या करेंगे, पहले बी पी और बी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो सिंस वी हैव टू कैलकुलेट magnetic fields into coil P and Q at the center। सेंटर क्या है, दोनों ही कॉइल्स का जो सेंटर है तो कॉमन सेंटर है, ठीक है, एट द सेंटर। तो सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे बी पी वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन आर। दोनों का रेडियस आर आर है तो आर ही लेंगे, है ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, तो पी वाला जो कॉइल है ना, पी वाले कॉइल में वैसे भी करंट आई ही फ्लो कर रहा था, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर होगा, ठीक। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस वाला ये जो दूसरा वाला लूप है इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, √3i अपॉन 2r, रेडियस इसका भी 2r है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि एक सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, पी वाले की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, क्यू वाले की डायरेक्शन इस तरफ। तो अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, एक की डायरेक्शन इस तरफ, एक की डायरेक्शन इस तरफ, तो सोचिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉइंट है, कोई एक मान लीजिए ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन है, इस पर इधर भी एक फोर्स तो ऐसे लग रही है नीचे से ऊपर की तरफ जो इसको खींच रही है, और एक फोर्स इसको ऐसे खींच रही है, तो रिजल्टेंट ये दोनों के बीच में से जाने लगेगा, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकलेगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें बी क्यू के, और बी क्यू से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें बी पी के। आपने दोनों पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, तो जहाँ पर दोनों मीट कर रही हैं वो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। तो इसको आप क्या बोल देंगे, पी वेक्टर, ठीक है। और आपने माना जब भी कभी आप डायरेक्शन निकालने की बात करते हैं तो डायरेक्शन हम हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी बना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन बना रहा है, यानी कि एंगल बना रहा है थीटा, ये थीटा हो गया। तो अब जरा देखिएगा, जब ये बी क्यू है और ये बी पी और वेक्टर को आप इधर और उधर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है नेट अगर मैं निकालूंगा तो वो बी पी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर और उसका अंदर हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड at the common center of the two coils, ये 2019 में तो यहाँ आया था ऑल इंडिया बोर्ड में, और इसमें आया था ये CBSE का एक फॉरेन बोर्ड है, उसमें ये आया था 2017 में, ठीक है ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स E इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बी वेक्टर नहीं बोलना, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो B इज इक्वल टू अंडर रूट बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर अंडर रूट, हाँ जी, बी पी कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर का स्क्वायर, बी क्यू क्या है, म्यू नॉट √3i अपॉन टू आर, म्यू नॉट √3i अपॉन टू आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको अगर एक्सपेंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन टू आर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस म्यू नॉट स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर
और डिनोमिनेटर में 2r का स्क्वायर 4r²। अब यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि v0² i² 4r², v0² i² 4r², कॉमन लिया जा सकता है अंडर रूट के अंदर ही। v0² i² 4r², कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 3, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट है। ये क्या हो गया v0² i² 4r² और 1+3 जो है वो भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। v0² i² अपॉन r² बचा, यानी कि बाहर आकर ये हो जाएगा v0 i अपॉन r। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, जो नेट हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड हो गया। उसके बाद डायरेक्शन, कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड tan थीटा इज इक्वल टू डायरेक्शन, जो भी नेट बनता है ना, जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको थीटा मान लेते हैं और उसका tan थीटा निकाल लेते हैं, वो डायरेक्शन आ जाती है हमारे पास। और tan थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये बीपी है तो ये भी बीपी, बीपी अपॉन बीक्यू, tan थीटा इज इक्वल टू बीपी अपॉन बीक्यू। ठीक है जी, तो बीपी एक्चुअली सब्सटीट्यूट नहीं है, बीपी यानी मैग्नेटिक फील्ड डी बाई टी अपॉन बीक्यू, मैग्नेटिक फील्ड डी बाई टी, तो बीपी ये कितना हो जाएगा v0 i अपॉन 2r, v0 i अपॉन 2r अपॉन बीक्यू कितना v0 √3 i अपॉन 2r, 3 i अपॉन 2r। अब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाती है। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रैशनल नंबर होता है तो यही फंडा रहता है, v0 i into 2r, v0 i into 2r अपॉन v0 3i into 2r, v0 से v0 कट गया, i से i कट गया, 2r से 2r कट गया, तो क्या आया 1/√3 tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो tan के वैल्यू में 1/√3 कहाँ होता है 30 डिग्री, थीटा हमारा 30 डिग्री हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब हमसे पूछा जा रहा है तो हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो निकालेंगे, साथ में उसका डायरेक्शन भी निकालेंगे, तो डायरेक्शन हमारे पास 30 डिग्री है। अच्छा सोचो कि अगर ये कोई बिल्कुल अजीब सी वैल्यू आ जाती जिसका मुझे रिजल्ट, जिसका मेरे को एंगल ही ना पता होता, मैं क्या करता हूँ, मुझे tan थीटा इज इक्वल टू 25 आ गया, आ सकता है क्योंकि tan की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 25 आ जाता तो मैं थीटा को क्या बोलता tan इनवर्स 25, बस ये करके छोड़ दें, ये 1/√3 जानी पहचानी वैल्यू है तो लिख दिया 30 डिग्री। सही है, चलिए जी ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, अभी सिमर, लवन्या, वंश, आर्या क्लियर है सभी को? अब बारिश तो ऐसी अभी हो नहीं रही है, सारे के सारे ऑनलाइन बैठे हो, ऑफलाइन आया करिए। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट थोड़ा है टेढ़ा, याद रखिएगा, लास्ट तक परेशान करता है। ऑफलाइन आएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी चीज़ें। अच्छा, हमने लास्ट में जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड करा था, इसका डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया था और लास्ट में हम इस पर पहुँचे थे नतीजे पर कि B इज इक्वल टू v0 ni होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ये जो हमने लास्ट में डिराइव करा था वो आया था B इज इक्वल टू v0 ni, B इज इक्वल टू v0 ni, ये था। और इसमें आप ये समझिए कि v0 की तो वैल्यू आपको पता ही है, v0/4 क्या होता है 10 की पावर -1। स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मत ले लेते, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था, करंट इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल वाला, उसमें स्मॉल n क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। यहाँ पर स्मॉल n लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N का मतलब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ दोबारा से क्योंकि मैं अभी इस पर न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। देखिए
कोलॉइडल सोलेनॉइड, ये पेज नंबर 19 पर बिल्कुल नीचे की तरफ है। ये मैंने आपको कहा ही था कि ये करना नहीं है, पेज नंबर 20 काट देना है, पेज नंबर 21 ये भी नहीं करना है। इसमें 3 न्यूमेरिकल्स हैं, तो पहला और दूसरा करवाता हूँ, तीसरा जो है वो न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन है, तो नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा। जिस दिन बच्चों की स्ट्रेंथ ठीक होगी उस दिन कराऊंगा। आज मैंने टेस्ट तो नहीं बोला था सारे गायब कैसे, टेस्ट वाले दिन होता है ऐसा, टेस्ट बोल दो लेकिन बच्चे गायब सब। कुछ आवाज़ आई थी समझ में नहीं आया। चलिए जी क्वेश्चन देखिएगा। अ सोलेनॉइड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर, 300 टर्न्स पर मीटर, ये अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, पेज नंबर 21 पर है। हाँ जी, अरे टेस्ट ही तो चेक नहीं हुआ। A solenoid coil of 300 turns per meter is carrying a current of 5 ampere. पेज नंबर 21 पर आ जाइए। क्या दे रखा है? A solenoid coil of 300 turns per meter, या वो दे देते कि आपको जो पूरी की पूरी जो कॉइल है उसमें 300 टर्न्स है, तो वो आपको कैपिटल एम दे रखा होता है। ये बोल रहे हैं 300 टर्न्स पर मीटर, इसका मतलब 1 मीटर जो है ना उसमें 300 टर्न्स है, यानी कि स्मॉल एन दे रखा है। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू 300 टर्न्स पर मीटर, स्मॉल एन की वैल्यू ये हो गई। उसके बाद देखिएगा, इस कैरिंग में करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो आई कितना है 5 एम्पियर, आई है 5 एम्पियर। द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 0.5 मीटर, सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो दे रखी है 0.5 मीटर एंड हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ये निकालना है। ठीक है, जो एन और आर है ना इसकी जरूरत नहीं है, एन और आर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर दे के रखा है, बता दूँगी बस 2 मिनट रुकिए। हमने जब मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड में हमने जो सोलेनॉइड की लेंथ ली थी, वो जो लेंथ है और जो रेडियस लिया था, यानी कि जो टर्न्स हैं सोलेनॉइड की टर्न्स, सोलेनॉइड की टर्न्स ना अजीबोगरीब नहीं होती कि एक का टर्न छोटा है अगले का टर्न बड़ा हो गया, अगले का टर्न फिर छोटा हो गया, नहीं, एक जैसी ही टर्न्स होती है। ठीक है, तो सोलेनॉइड की जो टर्न्स हैं उनका रेडियस एक जैसा ही रहेगा। तो रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर की अगर मैं बात करूँ तो 0.5 मीटर क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 100 पॉइंट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। तो भाई 50 सेंटीमीटर और आर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हमने जो डिराइव करके हम इस नतीजे पर पहुँचे थे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वो तभी पहुँचे थे जब हमारा L जो है वो R से बहुत बड़ा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे L इज़ वेरी ग्रेटर देन R, L इज़ वेरी ग्रेटर देन R। ये आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। सोलेनॉइड का क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही आएगा जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ही लगाना होगा। तो L इज़ वेरी ग्रेटर देन R, then B is equal to mu naught n I, B is equal to mu naught n I। तो mu naught की वैल्यू क्या होती है, mu naught अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7, ये हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एन कितना है 300 और I कितना दे रखा है 5 दे रखा है। क्या करें, अब वैल्यू डालिए कि 4 इंटू, अब मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर 7 वगैरह होता है, 7 का कोई मल्टीपल होता है, तब तो मैं पाई की वैल्यू लेता 22/7, तो 3.14 लेने में ही फ़ायदा है। तो 3.14 ले लीजिए, 3.14 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 300 इंटू 5
अब क्या करेंगे, पॉइंट उड़ा दो यहाँ से, 2 0 आ गए, 2 0 से 2 0 कट गया, और ये मेरे पास अब हो गया 4 4 16, 4 4 16 1 कैरी आ गया, 4 1 4 और 1 5 4 3 1 1 2 5 6 2 5 3 15 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 कितना आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 15 6 90, 9 कैरी आ गया, 15 5 75, 75 और 9 कितना होता है 84, 8 कैरी आ गया, 15 2 30 और 8 38, 3 कैरी आ गया, 15 1 15 और 3 80, 18840 इंटू 10 की पावर -7। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि 1 2 3 4 इसको 4 डिजिट कम कर देते हैं। जब इसको 4 डिजिट कम करेंगे तो जो पावर है वो 4 नंबर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको 4 डिजिट जब कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8840 इंटू ये 10 की पावर -7 है, तो इसको 4 नंबर बढ़ा देंगे, यानी कि इसको 4 ऐड कर दिया, ठीक है। तो 1.8840 क्या बन जाएगा 1.9, और ये क्या बन जाएगा 10 की पावर अप्रॉक्सीमेट करके 1.9 कर दिया, ये 10 की पावर -3 यानी कि 1.9 मिली टेस्ला। 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली, तो 1.9 मिली टेस्ला ये हो गया, ठीक है जी। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, द सोलोनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, एक सोलोनॉइड दे रखी है जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है। The solenoid of length 0.5 meter and has a radius of 1 centimeter is made up of 500 turns, ठीक है। सोलोनॉइड की लेंथ कितनी दे रखी है, सोलोनॉइड की लेंथ है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, आर है 1 सेंटीमीटर, तो सेम दिखाई देगा, एल इज वेरी ग्रेटर देन आर, ठीक है। इस मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, तो मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, तो ये नहीं बोला है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर मीटर नहीं दे रखा है। क्या करेंगे, कैपिटल एन दे रखा है, कैपिटल एन दे रखा है 500 टर्न्स, मेरे को तो निकालना पर यूनिट लेंथ। इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो जी करंट भी यहाँ पर 5 एम्पियर ही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड, तो सोलोनॉइड के अंदर आपको मैग्नीट्यूड बताना है मैग्नेटिक फील्ड का, कितना आएगा, तो हम ये करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स per unit length, small n is equal to capital N upon L, capital N कितना है 500 upon L कितना है 0.5, तो पॉइंट गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि लेंथ जो है ना वो मीटर नहीं होनी चाहिए, तो 0.5 मीटर दे रखा है, इसका मतलब ठीक है। ऊपर एक 0 आ गया, 5 1 5 और 1 2 3, तो स्मॉल n कितना आ गया 100 टर्न्स पर मीटर, ठीक है, जैसे यहाँ पर का टर्न्स पर मीटर। नाउ V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट की वैल्यू 4 बाई इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एन इज 1000 मल्टीप्लाइड बाई आई इज 5, ठीक है। ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, फिर वही चीज़ है कि अगर ये 7 एम्पियर दे देते तो फिर मैं क्या करता, भाई पाई की जगह 22/7 ले लेता, और 7 तो किसी को डिवाइड करेगा नहीं, तो 3.14 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 1000 इंटू 5, पॉइंट गया नीचे 100 आया, 2 0 से 2 0 काट दिया हमने। 4 इंटू 314 हम पहले भी कर चुके हैं, 1256, यहाँ लिखेंगे 1256
और 5 इंटू 10 विल बी 15 और इंटू 10 की पावर -7 बाद में लिख दिया। और 50 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 तो रहेगा ही, और 5 6 are 30, 3 कैरी आ गया, 5 5 25 और 3 8, 5 2 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 5 1 5 4 1 6, 60800 इंटू 10 की पावर -7। फिर वही काम करेंगे कि इसको 4 प्लेसेस छोटा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6.0800 इंटू, जब इसको 4 डिजिट छोटा कर दिया तो इसमें 4 डिजिट ऐड अप कर दीजिए, 6 पॉइंट अच्छा गलत है क्या, 62800 है क्या, 5 6 ये तो 0 तो इसका आ गया, 5 6 30, 3 कैरी, 5 5 25 और 3 48, तो 2 कैरी आ गया, हाँ 5 2 10 और 12, 1 कैरी 628, 6.28, इसको लिख दो 6.28 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, यानी कि 6.28 मिली टेस्ला, 10 की पावर -3 का मतलब मिली है ना, तो ये मिली टेस्ला हो गया। चलिए जी, इसके बाद जो मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। आप अगला टॉपिक देखिएगा जरा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, पेज नंबर 20, इस पर आते हैं। बस 1 मिनट लीजिए, 1 मिनट आप हाँ
हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज है वो मूव करता हुआ पहुँचता है। अब चार्ज किस तरीके से मूव कर रहा है, मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इधर हमने कहीं पॉजिटिव चार्ज रख रखा है, उसके आसपास नज़दीक में कहीं पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, या इधर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और आसपास कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो फिर ये इस तरफ भागेगा, यानी कि पॉजिटिव से दूर भागेगा, है ना। तो या एक केस में अट्रैक्शन होगा, एक केस में रिपल्शन होगा। तो हमें चार्ज को हम मूव करा सकते हैं, चार्ज को हम मूव करा सकते हैं। सिमिलर चार्ज लाएंगे तो दूर भागेगा, अपोजिट चार्ज लाएंगे तो उसकी तरफ जाएगा। अगर उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स कैसी लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी, वो टॉपिक है हमारा। तो देखिएगा force on a moving charge in a magnetic field. Force on a moving charge in a magnetic field. Suppose a positive charge Q moves with velocity v vector in a magnetic field v vector, and v vector makes an angle theta with v vector as shown. तो अब यहाँ पर ना मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा। पॉजिटिव चार्ज है Q, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाली जो है ये वाली एक्स एक्सिस है। इसकी ना छोटी सी डेरिवेशन आ जाएगा समझ में, जैसे वो था ना हमारा एम्पियर सर्किट लॉ, सॉरी एम्पियर सर्किट लॉ की तो डेरिवेशन थी, जैसे वायट सावर्ट लॉ था। वायट सावर्ट लॉ में शुरुआत में ये बोला गया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑब्जर्व किया गया कि वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चारों को कंबाइन करके एक वैल्यू निकाली गई थी मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसे ही यहाँ पर कुछ 3-4 फैक्टर्स हैं कि किस किस के प्रोपोर्शनल होगा और उसको कंबाइन करके हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम इस तरीके से समझिए जैसे कि एक किताब रखी हुई है, इस तरह से एक किताब रखी हुई है। तो हमने ये कहा कि ये तो वाई एक्सिस हो गया, ठीक, ये तो वाई एक्सिस हो गया, और इधर जो है जेड एक्सिस ऊपर की तरफ और एक्स एक्सिस आगे की तरफ। तो ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इसको इस तरीके से हमने बनाया। नहीं तो ज़्यादातर केस में हम एक्स एक्सिस को या फ्रंट वाली एक्सिस को थोड़ा इस तरफ की टेढ़ी लाइन हम बना लेते हैं। तो हमने क्या करा, इस बार एक्स एक्सिस को हमने ऐसे दिखा दिया, एक्चुअली है सामने की तरफ, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हमने थोड़ा टेढ़ा करके दिखाया। तीनों के बीच में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों के बीच में एकदम 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये हमने दिखाया। अब सोचिए, अब हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज मैंने यहाँ पर ले लिया +2 चार्ज, इस तरफ ले लिया,
ठीक है। और ये जो प्लस क्यू चार्ज है दिखा है, सपोज अ पॉजिटिव चार्ज क्यू मूव्स विद वेलोसिटी v वेक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड v वेक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड v वेक्टर एंड v वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद v वेक्टर एज शोन। अब हमारे पास है, हम ये कह रहे हैं कि एक चार्ज मूव कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मुझे पता है ना मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड मुझे मालूम है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है। तो हमने माना मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ पर है v वेक्टर ये। तो हमने कहा कि एक चार्ज है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी v वेक्टर है एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल थीटा बना रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर शुरुआत के 2-3 लाइन्स। उसके बाद देखिए इट इज़ फाउंड दैट चार्ज क्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। तो ये ऑब्जर्व करें क्या हुआ। अच्छा छोड़ो ना उसको, फिगर तो मुझे मालूम है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए पहले। अब इसमें देखिए, इसमें है इट इज़ फाउंड दैट द चार्ज क्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स एफ वेक्टर सच दैट। तो जो चार्ज क्यू है ये फाउंड, मतलब ये ऑब्जर्व करा गया कि वो जो चार्ज है उस पर फोर्स कौन सी लगेगी। हमने कहा कि एक तो ये देखा गया कि जो उस पर फोर्स लगी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा ये ऑब्जर्व करा गया कि जो एफ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वो चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज की जितनी वैल्यू होगी फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी। और तीसरा ये ऑब्जर्व करा गया कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये देखिएगा भाई v है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो अलोंग वाला जो कंपोनेंट है दैट इज v cos थीटा, ये तो v cos थीटा हो गया, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इज v sin थीटा, v sin थीटा हो गया। कंबाइनिंग ऑल दीज 3 फैक्टर्स वी गेट, अगर इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v q v sin थीटा। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि सबको आप न्यूमरेटर में रख दीजिए, कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो डिनोमिनेटर में रख देते हैं। ठीक है, अच्छा एफ इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाए तो एफ इज इक्वल टू क्यू के क्यू ए बी साइन थीटा। The unit of magnetic field is so defined that the proportionality constant K becomes 1. तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो होती है ना टेस्ला, वो कुछ इस तरह से डिफाइन करी गई है तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो F है दैट इज QEV sin थीटा, F is equal to QEV sin थीटा। This force reflects the charged particles sideways and is called magnetic Lorentz force। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स ऑब्जर्व करेगी ये उसको साइड वाइज थोड़ा सा साइड में डिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है चार्ज, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो उस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो कहीं और मूव करने लगेगा, उस थोड़ा ना साइड में मूव करने लगेगा। कैसे करेगा बताऊँगा आपको, साइड वेज एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स। और इसको कैसे बताया जा सकता है, तो हम ये कहेंगे कि क्यू जो है, क्यू तो एक चार्ज होता है, चार्ज तो एक कॉन्स्टेंट है और स्केलर क्वान्टिटी है, Q will remain as it is, वेलोसिटी भी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये भी वेक्टर, तो v भी sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अगर मैं वेक्टोरिकली लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा Q इनटू v भी sin थीटा है तो v भी sin थीटा को v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा इसकी डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन क्या है वो देखिए, वो ऐसा है कि ये है v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था, जब v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर और b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, उनका मतलब क्या होता है। अगर नहीं बताया था या नहीं ध्यान है तो आप ये देखिए, ऐसा होता है, मैं v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो v भी sin थीटा लिखा हुआ है, तो v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का मतलब ये है कि ये जो v है ना, तो v वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये v वेक्टर इस डायरेक्शन में, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यानी कि ऐसे समझिए कि v वेक्टर को b वेक्टर की तरफ में घुमाया जा रहा है ऐसे। ठीक है, अब अगर ऐसे सोचिए कि b वेक्टर ये है, ये b वेक्टर है, इनको दोनों को अलग निकाल कर देखो, ये b वेक्टर है और ये v वेक्टर है,
दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि इधर वी वेक्टर इधर और वी वेक्टर इधर ऐसे है। तो अगर मैं ये वी वेक्टर है और ये आगे वाला वी वेक्टर, ये वी वेक्टर और ये वी वेक्टर, तो अगर वी वेक्टर को वी वेक्टर की तरफ घुमाना शुरू करूँ ऐसे, तो आपने देखिए हम कैसे घुमाएंगे, हम ऐसे घुमाएंगे इस तरह से, समझ गए भाई। वी जा रहा है वी की तरफ, एक्चुअली इसको बनाकर ऐसे दिखा रखा है, पर ये है ऐसे, क्योंकि वी तो इस तरफ है, एक्स की तरफ, एक्स है आगे की तरफ, ठीक है, और वी है वाई की तरफ। तो वाई कहाँ है, वाई हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल दिखाया है, उसको टेढ़ा दिखा रखा है जानबूझ के। तो आप ये देखिए कि ये हमारे पास इस तरह से हो गया। तो जब मैं वी को वी की तरफ घुमाऊंगा तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे चलने का मतलब है मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। और स्क्रू ड्राइवर याद है, स्क्रू ड्राइवर घुमाते हैं ऐसे, तो उसको दुनिया का कोई भी स्क्रू ड्राइवर हो, पेचकस जिसको बोलते हैं, उसको हमेशा कैसे घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, तभी पेच जो है वो कसता है, ठीक है। तो जब हम उसको ऐसे घुमाएंगे तो पेच कहाँ जाएगा, सीधा अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जब उसको इस तरह से घुमाएंगे तो वो जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड्स हो जाएगी, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स हो जाएगी। अभी इसको एक दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, वो भी देखते हैं। यहाँ ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं, इसको ना मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वो इस तरीके से फिंगर्स को स्ट्रेच कर लेते थे। तो ये कहा जाता था कि यहाँ पर हमने ये कहा कि ये तो फादर, ये मदर और ये चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। तो एज वाइज हमने बोल दिया, फादर की एज जनरली मदर से ज़्यादा ही होती है ना, और फादर फिर मदर और फिर चिल्ड्रन। तो हम ये कहेंगे कि F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर चिल्ड्रन, C फॉर करंट, है ना। इस तरह से हमने याद किया। अब चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है। हमने ये ऑब्जर्व करा कि फोर्स जो है वो v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट है, पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट है, अब ये याद करिएगा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में 10th क्लास में 3 रूल्स आपको बताए थे। डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन देता है। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, करंट का डायरेक्शन वही होता है। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है, करंट का डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है, ठीक है। उसको ऐसे भी बता सकते हैं। हमारे पास कोई कंडक्टर है और ये अपनी बैटरी लगेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन तो ये होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता हुआ। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता हुआ करंट का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव टर्मिनल का इम्पैक्ट यहाँ तक नजर आएगा, नेगेटिव टर्मिनल का इम्पैक्ट यहाँ तक नजर आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स को सारे के सारे कहाँ भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है ना, तो करंट ऐसे जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है, करंट का डायरेक्शन उसका अपोजिट होता है, और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा, करंट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब भाई ये v sin थीटा के, यानी कि v किसकी वेलोसिटी है, पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज के साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट, यानी कि x एक्सिस की तरफ जो है करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो x एक्सिस की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने x एक्सिस की तरफ कर दिया, x क्या है, फ्रंट की तरफ। तो हमने सेंट्रल फिगर जो कि करंट को इंडिकेट करती है ना, हमने उसको आगे की तरफ कर दिया, x एक्सिस आगे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस क्या है, y एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो इसको ऐसे मोड़ दिया। तो करंट आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो थंब कहाँ पर, ऊपर की तरफ, थंब ऊपर की तरफ, तो ये F ऊपर की तरफ। तो याद रखिएगा, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट हैंड देकर चलना है। राइट हैंड भी यूज़ होता है, लेकिन वो जनरेटर के केस में यूज़ होता है, जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, समझ गए, वो जनरेटर के केस में यूज़ होता है। चलिए जी, तो इस तरह से हमारा फोर्स निकलता है इसमें, F is equal to q v sin theta। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। स्पेशल केसेस बहुत आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। इफ v इज इक्वल टू 0, या अगर वेलोसिटी 0 है, मतलब अगर चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, वेलोसिटी 0 है, तो फोर्स लगेगी नहीं, उस पर कुछ भी फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इस बेचारे के साथ भी बड़ा अजीब है, जाना तो इधर चाह रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो भाई हम जा तो कहीं और गए थे, हमको तो किस पता नहीं कोई इनविजिबल फोर्स लगी है हमारे पास, हम तो ऊपर की तरफ जाने लगे। तो चलिए, तो यहाँ से फोर्स जो है, अगर वेलोसिटी ही उसकी 0 है, यानी कि अगर वो चुपचाप रुका हुआ है, ठीक है, तो फिर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। केस 2 देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री,
ये भी क्लियर है। क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा अगर जीरो है तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, साइन 180 कितना होता है, वो भी जीरो होता है, एम्पियर की फोर्स जीरो हो जाएगा। Was a charged particle moving parallel or anti-parallel to a magnetic field does not experience any force। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल मतलब थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये बी के अक्रॉस ही बी के अलॉन्ग भी ट्रैवल करने लगेगा, ठीक है। अच्छा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। उसके बाद अगला देख लीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये आपको पता है, ठीक है ना। इतना करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में